Okay. Welcome, welcome, welcome. Today I will be talking about some important points which you must remember while writing for examinations. कुछ important चीजें आपको ध्यान रखनी है. यहां पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स के लिए, एग्जाम्स के दिन आपको ध्यान रखने हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट का एक लिस्ट मैंने बनाया है. मैंने एक पीडीएफ बनाया है और उसको मैंने आपके गूगल ड्राइव पर अपलोड भी कर दिया है. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि शायद आपको मेन क्लास में हम लोगों ने रेगुलर बेसिस पर बता दिया, पर अभी मैं सिर्फ उनको रिकॉल कर रहा हूं, एक जगह पर इकट्ठा कर रहा हूं. नथिंग मोर देन दैट. दैट्स इट, सिंपल. We are only recollecting what important points we have discussed throughout the classes. जैसे ये बात तो शायद आपको पता ही होगा कि अकाउंट्स और लॉ का पेपर 15 मिनट्स प्लस 3 आवर मिलता है. 15 मिनट का रीडिंग टाइम और 3 आवर्स का राइटिंग टाइम. तो जो पहला 15 मिनट है उसमें क्या किया जाए, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको क्वेश्चंस पढ़ के उसके बगल में छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स आपको अपने हिसाब से, कि अगर मान लो रेक्टिफिकेशन कर रहे हो तो रेक्टिफिकेशन के लिए करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री मन में सोच सकते हो, थोड़ा हल्का फुल्का. सर क्वेश्चन पेपर में लिखना डेफिनेटली अलाउ नहीं होता, बट स्टूडेंट्स लिखते हैं, तो उसका एक अपने मन में मेंटल डायग्राम बना सकते हो, सर्कल कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट. यू कैन प्रिपेयर अ मेंटल डायग्राम. करना क्या है, पहला 15 मिनट का आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है. इट डज नॉट मीन दैट कि सारे के सारे क्वेश्चन को लाइन से पूरा पढ़ना है और पूरा एनालिसिस करना है. 15 मिनट्स में वो नहीं हो पाएगा. पूरा क्वेश्चन पेपर स्टार्टिंग से एंड तक एनालाइज नहीं हो पाएगा. तो एक जनरल आइडिया आपको लेना है कि आपको पहला 15 मिनट में आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर पढ़ के समझ लेना है कि मेरे को क्या क्या अटेम्प्ट करना है. एवरीवन नोज दिस, नथिंग न्यू. फिर उसके बाद में आपको शायद याद होगा, जब भी हम लोग अकाउंट्स में कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपको मैंने बताया था पहले क्वेश्चन को पढ़ के उसको सारा एनालाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या करना है. उसके बाद में सॉल्यूशन करते समय वापस से क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और एक एक चीज को हर जगह पर जहां जहां ट्रीटमेंट होगा वहां पर ट्रीटमेंट करके खत्म कर लेते हैं. दूसरी बात, अकाउंट्स के अंदर में मैं सब्जेक्ट वाइज बात कर रहा हूं. पहले मैं अकाउंट्स की बात करता हूं, अकाउंट्स और लॉ की पहले मैं बात करता हूं. जैसा कि आपको शायद पता है, बोलने की मेरे को जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको टाइम देखकर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. मतलब अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 18 मिनट्स में बना तो ठीक, नहीं बना तो आगे बढ़े. स्टेप मार्किंग आपको मिलेगा तो फिर टेंशन की बात ही नहीं है बिल्कुल भी. जरूरी नहीं है कि आपका फाइनल आंसर टैली होगा तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉरवर्ड करेंगे. नो, अगर आपका आंसर टैली नहीं भी हुआ तो भी आप आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. आपको स्टेप मार्किंग जरूर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं. यह मैंने लिख कर दे दिया ताकि स्टूडेंट्स को बार बार कंफर्म हो जाए, हाँ सर आपने बोला भी था और लिख कर भी दे दिया. और छोटी छोटी बातें हैं पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड बातें हैं, छोटी छोटी बातें. हर क्वेश्चन को आप फ्रेश पेज से स्टार्ट करेंगे. फ्रेश पेज का मतलब, अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया तो 1 का A B C D E 4 पार्ट 5 पार्ट है, तो वो आपको करना होगा कंटिन्यूअसली. कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं मैं. 1 अगर नंबर स्टार्ट किया तो उसका A B C D E जब तक खत्म नहीं होता तब तक 2 नंबर स्टार्ट निकलता. सर A B C D E में आगे पीछे कर सकते हैं, हाँ, परंतु एक बार 1 नंबर स्टार्ट कर दिया तो उसको कंटिन्यूअसली करना होगा. पहले E कर लिया, फिर D कर लिया, फिर C कर लिया, फिर A कर लिया, फिर B कर लिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. बट 1 का सारा पार्ट्स कंप्लीट करना होगा, तब आप क्वेश्चन नंबर 2 में आगे बढ़ सकते हैं. यह बात समझ में आ गया. कोई भी क्वेश्चन शुरुआत करना है तो एकदम फ्रेश पेज से शुरुआत करना है. क्या चीज से शुरुआत करना है? फ्रेश पेज. और एक बात, अगर आपके अकाउंट्स के पेपर में अगर कुछ आंसर आपने, अमाउंट आपने कैलकुलेट किया और अमाउंट आपका गलत हो गया, फिर उसको ठीक करना है तो प्लीज उस पर ओवर राइटिंग मत करिए. मान लीजिए आपने से फॉर एग्जांपल एक अमाउंट आपने लिखा 5000, पर आपको याद है ओ माय गॉड ये तो 5000 नहीं है, 7300 है. तो आप अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो इट्स सो अनटाइडी. आपको खुद को नहीं पता एग्जामिनर क्या समझेगा, 5000 समझेगा, 7300 समझेगा. तो इससे बेटर क्या है, अगर मान लो 5000 है, उसके बदले में आपको लगा कि ये गलत है तो आप काट कर लिखिए ना, एक्सेप्ट, खत्म, क्लियरली विजिबल है. तो ओवरराइट मत करिए. डू नॉट, प्लीज डू नॉट ओवरराइट एनीथिंग ऑन एनी पर्टिकुलर अमाउंट. और ऑब्वियसली आपको ये चीज मैं क्लास में इतना बार बता चुका हूं कि आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है कि जर्नल एंट्री में आपको नरेशन देना बहुत कंपलसरी है, वरना मार्क्स कटेगा क्या? नहीं कटेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में मार्क्स
मिलेगा ही नहीं तो कटेगा कैसे। और वर्किंग नोट्स बनाना भी कंपल्सरी है। वर्किंग नोट्स जहां पर जरूरत है वहां पर। अब जैसे मान लो मैं लाइन से चैप्टर वाइज बात करता हूं। इफ आई टॉक अबाउट से फर्स्ट चैप्टर के अंदर सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री, सर ये बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि ये वर्किंग नोट नहीं है, ये सेल्फ नोट है। करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री बनाने की जरूरत नहीं। फिर अगर मैं आपको बात करूं, सर बीआरएस में आपने एक तरीका बताया था, जिस किताब का डिपॉजिट से ज्यादा उसका बैलेंस ज्यादा, ये हमारे तुम्हारे लिए था, सेल्फ नोट था, जरूरत नहीं है इसका। इन्वेंट्री चैप्टर के बाद में स्टॉक टेकिंग आता है। स्टॉक टेकिंग में आपको शायद याद होगा, मैंने बताया था, एक हम लोग बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट और एक बनाते हैं फिर एसआरएस, स्टॉक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी अगर आपको बनाने का मन हो तो बनाइए, नहीं तो जरूरत नहीं है। पर स्टॉक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको कंपल्सरी बनाना है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं है, पर स्टॉक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको कंपल्सरी बनाना है। अकाउंट्स का लाइन से चल रहा हूं। फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए आपको बोलता है कि डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन में तो वर्किंग नोट जरूरी नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है। सर वर्किंग नोट पहले बनाए कि बाद में बनाए, डज नॉट मैटर। बेटर क्या रहता है सर? ऑब्वियसली वर्किंग नोट सॉल्यूशन के बाद में बनाना बेटर रहता है, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। डेप्रिसिएशन में आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर अकोमोडेशन मिले तो आपको टेबल बनाना पड़ सकता है ए बी और टोटल का, जिसमें फेस वैल्यू, डिस्काउंटेड चार्जेस और नेट प्रोसीड्स, उसका वर्किंग नोट आप पहले बना सकते हैं, बाद में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेल और रिटर्न में ऐसा कुछ होता नहीं। कंसाइनमेंट में स्टॉक कैलकुलेशन का वर्किंग नोट, कमीशन कैलकुलेशन का वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ता है। इसका आपके पास कोई उपाय नहीं है, पहले बनाए कि बाद बनाए, जहां बनाइए कोई फर्क नहीं है, बाद में बनाइए ठीक है। एवरेज ड्यू डेट तो वर्किंग नोट ही होता है। फॉर्मेट क्या होता है उसका? अकाउंट करेंट, उसमें कोई वर्किंग नोट होता नहीं है, उसमें सिंपली आप टी फॉर्मेट में अकाउंट बनाते हैं, पर 6 कॉलम डेबिट साइड में, 6 कॉलम क्रेडिट साइड में, सारा चीज मैंने लिख कर दिया, चिंता मत करो। फिर उसके बाद में फाइनल अकाउंट्स में हार्डली देयर आर सम वर्किंग नोट, हार्डली कुछ वर्किंग नोट होते हैं। फाइनल अकाउंट्स में आपको याद होगा ट्रेडिंग पीएल, कैपिटल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। क्या क्या प्रिपेयर करते हैं बोलो ना यार? ट्रेडिंग पीएल, कैपिटल और बैलेंस शीट आप प्रिपेयर, ठीक है, याद आ गया सर? पहले ट्रेडिंग बनाते हैं, फिर पीएल बनाते हैं, फिर कैपिटल बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। वर्किंग नोट्स हार्डली कुछ उसमें रहता है फाइनल अकाउंट्स में। मैन्युफैक्चरिंग में भी वैसा ही है। एनपीओ में कोई वर्किंग नोट रहता नहीं है। पार्टनरशिप में, हाँ, पार्टनरशिप में गुडविल कैलकुलेशन का वर्किंग नोट जरूर रहता है। गुडविल कैलकुलेशन का वर्किंग नोट्स आपको बनाना पड़ता है। गुडविल का कैलकुलेशन, गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसका वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ता है पार्टनरशिप में। फिर उसके बाद में कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स के अंदर में जहां पर जिस चैप्टर में वर्किंग नोट की जरूरत होती है वो हम लोगों ने क्लास में जैसे बनाया उसी तरीके से बनाएंगे। जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या वर्किंग नोट बनाएंगे? कुछ भी नहीं बनाएंगे। हाँ, प्रो रेटा के अंदर में आपको वर्किंग नोट की मदद से आपको निकालना पड़ सकता है कितना पैसा आपको एडवांस में मिला, कितना पैसा आपको बाद में मिला, कॉल्स इन एरियर कितना है, कॉल्स इन एडवांस कितना है, वो सब चीजें आपको निकालनी पड़ सकती है। बट अदरवाइज कंपनी अकाउंट्स में तो हार्डली कोई वर्किंग नोट्स है। ये अकाउंट्स के लिए। अब देखिए एक एक सब्जेक्ट के हिसाब से मैं बात करता हूं, देख लीजिए जरा। और भी कुछ छोटे छोटे नियम आपको मैंने लिखकर दे दिए हैं। ये चीज मैं आपको गूगल ड्राइव के अंदर में अपलोड करके दे दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जामिनेशंस बोलकर। फाइनल अकाउंट्स में, पार्टनरशिप में और एनपीओ में डेट का कॉलम का जरूरत नहीं है। कंसाइनमेंट में डेट का कॉलम अगर डेट दिया हुआ रहे तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। अकाउंट करेंट तो भैया डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में 6 कॉलम बनाना ही है। डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट या फिर इंटरेस्ट। 6 कॉलम डेबिट साइड, 6 कॉलम क्रेडिट साइड को तो बनाना पड़ेगा। एक तरफ लेफ्ट पेज में 6 अकाउंट, 6 कॉलम, राइट पेज में 6 कॉलम आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और मैंने आपको छोटा छोटा पॉइंट्स क्लास में पढ़ाते समय सारा चीज बता दिया था। एनपीओ का, पार्टनरशिप का और फाइनल अकाउंट्स का सवाल लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना सोल्यूशन। मतलब ट्रेडिंग बनाया, पीएल बनाया, कैपिटल बनाया, बैलेंस शीट बनाया, दोनों सामने सामने पेज अगर रहेगा तो बहुत ही कंफर्टेबल होगा। सोल्यूशन में गलती आपका होने का चांस बिल्कुल नहीं है। सारा लिख कर दे दिया आप। सर जहां पर जर्नल एंट्री वहां पर नरेशन लिखना जरूरी है, ये मैंने आपको बता दिया था। सर एक एक सब्जेक्ट लेकर बात कर रहा हूं, एक एक सब्जेक्ट लेकर बात कर रहा हूं। इन्वेंट्रीज के अंदर में भाई मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाना है कि स्टॉक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, ध्यान रख लो। अगर प्रॉब्लम साइलेंट तो भैया एसआरएस कंपल्सरी है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने आपको बताया फाइनल अकाउंट्स में ये वर्किंग नोट की बात नहीं कर रहा हूं, जो एडजस्टमेंट होते हैं ना उसका बगल में जर्नल एंट्री लिखो। जैसे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो तुम क्या लिखोगे? एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू ट्रेडिंग,
तुमको याद आ जाएगा, पीएल में डेबिट करना है, ट्रेडिंग में क्रेडिट करना है। क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री लिखो, नीचे में जो एडजस्टमेंट है उसकी जर्नल एंट्री मन में लिख लो। मन में मतलब क्वेश्चन पेपर में क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग में क्रेडिट, बैलेंस शीट में एसेट साइड। इस तरह से जो भी एडजस्टमेंट एंट्री आता है, कोई लंबा चौड़ा एडजस्टमेंट दिया, वेजेस पेड फॉर एन एक्शन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, तो इसका क्या करेंगे, तो आप रेक्टिफिकेशन एंट्री, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री से करोगे, प्रॉब्लम्स होगा ही नहीं। कंसाइनमेंट अकाउंट में आपको डेट कॉलम अगर दिया रहे तो बनाना, नहीं तो नहीं बनाना। और वर्किंग नोट आपको कमीशन का बनाना पड़ता है, स्टॉक का बनाना पड़ता है। अगर इनवॉइस प्राइस मेथड हो तो 4 कॉलम का वर्किंग नोट बनता है, क्वांटिटी, कॉस्ट, लोडिंग, इनवॉइस, सारा चीज मैंने पढ़ा दिया। फाइनल अकाउंट्स के बारे में अभी बता दिया मैंने। पार्टनरशिप, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया है कि अगर बैलेंस शीट में अगर आपको गुडविल दिया रहे तो आपको क्या करना है, गुडविल को पहले राइट ऑफ कर देना और गुडविल का वर्किंग नोट आप बना दीजिए। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, 3 years परचेज ऑफ एएमपी, 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड से किया, एनुटी मेथड से किया, हिडन गुडविल से किया, तो वर्किंग नोट आपको बना देना है अगर गुडविल का कैलकुलेशन है। फिर उसके बाद में आप उसका ये दूसरा कॉलम में बनाएंगे, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर शेयर ऑफ गुडविल, फिर उसके बाद गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो ये वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा, उपाय नहीं है आपके पास। चले, और मैंने आपको लिख कर दिया है कि थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखना। एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट में ये ड्यू डेट का कैलकुलेशन में ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, एग्जाम के दिन मैं बोल रहा हूं कि ड्यू डेट का कैलकुलेशन में ध्यान रखना कि सर परचेज सेल में ग्रे स्टेज नहीं होता, पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ग्रे स्टेज होता है। और ओपनिंग डेट का बैलेंस अगर दिया रहे तो ओपनिंग डेट को इंक्लूड करना है, और अगर ओपनिंग डेट का बैलेंस नहीं, ट्रांजैक्शन दिया रहे तो ओपनिंग डेट को इंक्लूड नहीं करना है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। अकाउंट करंट में देख लेना, फॉरवर्ड मेथड है कि बैकवर्ड मेथड है। ड्यू डेट का कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखना, ड्यू डेट का कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखना। एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट दोनों के अंदर में ही जो गलती होगा ड्यू डेट के अंदर में ही होगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी शायद। नेक्स्ट, अब मैं आपको लॉ के बारे में बात करता हूं। भाई आपको मैंने बताया था लॉ के बारे में मेरे को बोलने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। आई डोंट नीड टू स्पीक a single statement for law because we have given huge efforts in this subject. लॉ के अंदर में आपको मैंने बताया था कि आपको कम से कम 25% से 30% बुकिश लैंग्वेज आपको याद रखना है। कई स्टूडेंट्स क्या है, मिस इंटरप्रीट कर लेते हैं। 25-30% का मतलब ये होगा कि डेफिनेशन को याद करना है, तो कई लोग सोचते हैं आधा डेफिनेशन याद कर ले, क्या नहीं, आधा नहीं, मतलब थोड़ा बुकिश लैंग्वेज आपको याद रखना है, थोड़ा ओन लैंग्वेज में लिखेंगे तो भी चलेगा, परंतु थोड़ा सा पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इसमें कोई शक नहीं। सर इसमें पेज भरने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये बात क्लियर कर लो। कभी कभी हो सकता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए 6 पॉइंट्स लिखना पड़े और 1 पेज भर जाए। कभी कभी हो सकता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 लाइन में खत्म हो जाए। पेज भरने से मार्क्स नहीं मिलता। हाँ ये जरूर है कि मार्क्स के हिसाब से पॉइंट्स अगर हो तो पॉइंट्स, मान लो आपको लिख दिया नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन बताओ, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया, तो वहां पर 3 पॉइंट लिखने से काम हो जाएगा। पर अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया तो 5 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। ऑब्वियसली जो पॉइंट्स लिखोगे वो ऐसे रहने चाहिए कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। अब जैसे मान लो पॉइंट आपने लिखा नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड इन बेलमेंट। अरे भैया बेलमेंट से क्या मतलब, बेलमेंट के बारे में लिखो। नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड तुमने लिख दिया चैरिटी, गलत, उसको एक्सप्लेन करना होगा, एक सेंटेंस लिखना होगा। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अरे क्या रिटन और रजिस्टर्ड होना चाहिए नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वो पूरा कंटेंट लिखना होगा तुमको। तो पॉइंट का हेडिंग खाली लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा, ये गलत फहमी में मत रहो, पॉइंट्स का हेडिंग लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा। ये तो हुआ थ्योरी पार्ट के लिए बात। केस स्टडी, ओ माय गॉड, अब बताने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। केस स्टडी में प्रोविजन लिखना है आपको, फिर प्रेजेंट केस लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना है। क्या बताएंगे इसमें, कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा पहले वो लिखना है, फिर प्रेजेंट केस का मतलब क्या करते हैं तुम लोग को याद होगा शायद, क्वेश्चन प्रोविजन मिलाकर लिखते हैं कि क्वेश्चन ने प्रोविजन का कंडीशन पास किया कि प्रोविजन का कंडीशन पास नहीं किया, और फिर उसके बाद में कंक्लूजन आप लिखते हैं। ये बताने की जरूरत है नहीं, ये बताने की जरूरत है क्या। फिर इसके अलावा मैंने आपको कुछ लॉ के अंदर एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट बताया था, क्या कि पार्टनरशिप और कंपनी सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, सबसे कम मेहनत है और उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्लाइटली ऑन अ ट्रिकियर साइड,
उसका खास करके एक तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वाला चैप्टर और एक अनपेड सेलर वाला चैप्टर। ये दो चैप्टर थोड़े से अजीब से, थोड़े डिफिकल्ट टाइप के हैं, पर सारा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ लंबा बहुत है, पर उसके हिसाब से उसके अंदर में मार्क्स नहीं है ज्यादा, क्या करेंगे, उपाय नहीं। एलएलपी के अंदर में जो एक टेबल दिया हुआ ना, एलएलपी कंपनी और पार्टनरशिप को जान लगाकर याद कर लो। एलएलपी में वो जो टेबल है ना, कंपनी, एलएलपी और पार्टनरशिप के बीच का डिफरेंस, इतनी अच्छी तरह से याद कर लो उसको कि भूल ही नहीं सको, क्योंकि उसमें तुमको कंपनी का कई सारा पॉइंट याद आ जाएगा, एलएलपी का कई सारा पॉइंट याद आ जाएगा, पार्टनरशिप का कई सारा पॉइंट याद आ जाएगा, और उनका डिफरेंस क्लियर भी रहेगा और याद भी रहेगा, तुम्हारे पास कंटेंट रहेगा लिखने के लिए। ये लॉ पार्ट के लिए। अब इंग्लिश बीसीआर पार्ट के लिए, भाई गॉड अनबिलीव, 50 बार बोलने के बावजूद कई बच्चे लोग लास्ट टाइम तक छोड़ देते हैं। ये गलती मत करिएगा। इंग्लिश पार्ट को लास्ट टाइम के लिए नहीं छोड़ना है। डोंट बी इन अ मिसकंसेप्शन दैट तुम न्यूज ऐप पढ़ रहे हो तो तुमको सब कुछ याद है। नो, नॉट एट ऑल। इंग्लिश पार्ट, अच्छा, लॉ और इंग्लिश पार्ट को एक ही आंसर शीट में लिखना है, ये बात पक्का है। अलग अलग आंसर शीट नहीं है और एक ही आंसर शीट है। सर एक क्वेश्चन लॉ का, एक क्वेश्चन है बीसीआर का, इंग्लिश पार्ट का किया, चलेगा, आराम से चलेगा। परंतु जो क्वेश्चन उठाओगे उस क्वेश्चन का पूरा सब पार्ट्स कंटिन्यूअसली कर देना। समझ गए सर? ये बात समझ में आ गया? अच्छी बात। अच्छा, इंग्लिश पार्ट में भाई आपको प्लीज लेटर का फॉर्मेट, मेमोरेंडम का फॉर्मेट, सर्कुलर का फॉर्मेट बहुत गजब तरीके से याद करना है, और उसके बाद में एजेंडा का फॉर्मेट, कोरम का फॉर्मेट, सॉरी माइन्यूट्स का फॉर्मेट, स्लिप ऑफ टंग, एजेंडा का फॉर्मेट, माइन्यूट्स का फॉर्मेट मीटिंग में बहुत अच्छी तरह से याद करना है। आर्टिकल कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, ये उसका एक आइडिया लेना है। और न्यूज ऐप थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो तो उससे तुमको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, इसमें कोई शक नहीं है। रेगुलर बेसिस पर पढ़ना हो, पर प्लीज 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 इंग्लिश पार्ट को स्किप मत करिए। प्लीज फॉर्मेट्स जी जान लगाकर देखिए। आर्टिकल्स, रिपोर्ट अपने मन से न्यूज ऐप पढ़ते जाइए, उनको बोलते जाइए, उनको लिखते जाइए, क्योंकि इंग्लिश पार्ट नॉन इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए, जिन स्टूडेंट्स का इंग्लिश वीक होता है उनको इंग्लिश पार्ट में ही सबसे ज्यादा परेशानी होती है और वहीं पर मार्क्स कटते हैं। ग्रामेटिकल एरर होने पर इंग्लिश पार्ट में मार्क्स कटता है। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। इफ यू मेक एनी ग्रामेटिकल एरर्स, लॉ पार्ट में आपको माफी मिल जाएगा, पर इंग्लिश पार्ट में माफी नहीं। लॉ पार्ट में भी माफी तब मिलेगा जब आपका मीनिंग सही हो। अगर आपका ग्रामेटिकल एरर ऐसा है कि जिससे मीनिंग ही समझ में नहीं आता, एग्जामिनर कट कट क्रॉस क्रॉस का कर जीरो, कुछ नहीं देखेगा, कुछ नहीं देखेगा। सिंपल बात है। इंग्लिश पार्ट प्लीज 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 दिमाग पर ध्यान दीजिए, और इंग्लिश पार्ट आपको बचा सकता है। उसका खास करके ये जो वोकैबुलरी वाला चैप्टर है, सेंटेंस एंड वोकैबुलरी, वो बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। 9 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है, 12 मार्क्स का एग्जाम में आता है, 9 मार्क्स अटेम्प्ट करना पड़ता है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव। फिर उसके बाद तो वो एंटोनिम सिनोनिम तो एमसीक्यू में आते हैं, तो वो तो यार मेरी बुक में मैंने आपको एक गूगल ड्राइव पर फाइल भी अपलोड किया है, उसमें हिंदी में भी कई सारे मीनिंग लिखे हैं। बट प्रैक्टिस करते करते आपका इंग्लिश पढ़ते पढ़ते आपका डेफिनेटली इंग्लिश इतना इंप्रूव हो गया होगा कि आपको दिक्कत हो गई नहीं इसमें, मेरे को पक्का मालूम। इंग्लिश पार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इसके बाद में मैं एक एक सब्जेक्ट करके आता हूं, मैथ्स और इकोनॉमिक्स के बारे में। पहले बात मैं आपको ये बता दूं भाई, मैथ्स और इकोनॉमिक्स में प्लीज क्वेश्चन पेपर घर लेकर नहीं आना। क्वेश्चन पेपर आंसर शीट वहीं पर सबमिट कर देना, ठीक? एक बात। दूसरी बात, 2 घंटे का टाइम मिलता है, पता है सर हम लोग को 2 घंटे में आपको 100 मार्क्स का अगर अटेम्प्ट करना है तो ऑब्वियसली आपको करीब करीब 72 सेकंड मिलते हैं एक क्वेश्चन के। आप मान कर रखिए 1 मिनट, बस 1 मिनट। ज्यादा तुक्काबाजी मत करना प्लीज, ज्यादा तुक्काबाजी मत करना, नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 नेगेटिव चार्ज नहीं कटता है। दूसरी बात, सर इकोनॉमिक्स और बीसीके का जो पेपर है वो मिक्स होकर आता है। एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, एक बीसीके का मिक्स होकर आएगा। मैथ्स में भी वैसे ही है, मैथ्स, स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग सब मिक्सचर होकर आएगा। क्वेश्चन पेपर वहीं पर सबमिट कर देना है, कुछ भी नहीं है। और उनमें कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अब यार ये चीज मैं आपको 50 बार बता चुका हूं, मेरे बोलने के पहले आप बता देंगे कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उनका जो चैप्टर में बोलने वाला उनका पार्ट ए, पार्ट बी सब कर लेना। क्या बताया था सर आपने, एक बार फिर से बोलिए। क्यों बताऊं मैं वापस से? व्हाई शुड आई स्पीक इट अगेन? नहीं सर बोलना पड़ेगा,
चलो मैं बता दूं। इकोनॉमिक्स पेपर में इंट्रोडक्शन, मार्केट, बिजनेस साइकिल। इकोनॉमिक्स पार्ट में इंट्रोडक्शन, मार्केट, बिजनेस साइकिल सबसे ज्यादा मार्क्स का है। तो इससे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी कर लोगे और मेरी बुक का सारा क्वेश्चन समझ समझ कर करोगे, समझ समझ कर करोगे। ऐसा नहीं कि खाली कर लो, याद नहीं करना, समझ समझ। मार्केट चैप्टर में खास करके बिहेवियरल प्रिंसिपल वाले पार्ट को जबरदस्त रूप से बार बार तुमको देखना है, बार तुमको देखना है, ठीक। बीसी के पार्ट में आइए सर, बीसी के पार्ट में सारे चैप्टर बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। इंट्रोडक्शन टू बीसी के सारे चैप्टर से बीसी के पार्ट में 40 मार्क्स में सबसे 6 मार्क्स का आता है। सारे चैप्टर से 6 चैप्टर सबसे 6-7 मार्क्स का आता है। इंट्रोडक्शन टू बीसी के अच्छी तरह से कर लेना। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस, कम मेहनत ज्यादा रिजल्ट है। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस जिसमें सेबी, आरबीआई, सीसीआई, नाबार्ड इनका डिस्कशन है, आईआईडीए इनका डिस्कशन है। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस और एक गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब रिफॉर्म्स, वो चैप्टर को जी जान लगाकर कर लेना, पास होने में आपकी मदद करेगा। इकोनॉमिक्स। नाउ व्हाट अबाउट द मोस्ट फियर्ड सब्जेक्ट दैट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है? एक मिनट रुको, मैं मैथमेटिक्स में आता हूं, मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं है आपको। इकोनॉमिक्स और बीसीके में कोई चॉइस नहीं होता, 100 क्वेश्चन नो चॉइस, नथिंग, नो चॉइस, सारा क्वेश्चन कंपल्सरी है। आप रियलिस्टिक टारगेट लेकर चालू करिएगा कि 80 से लेकर 85 मेरे को अटेम्प्ट करना है इकोनॉमिक्स और बीसीके मिलाकर, क्योंकि इसमें आप अगर गलती करेंगे तो आप अपॉर्चुनिटी का लॉस कर देंगे। इतना इजी सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और बीसीके की, आप इसमें आप गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। मान कर रखिए 80 से 85 रीजनेबल होगा, और कोई बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स अगर आपका, तो फिर आप 19+ अटेम्प्ट करने के बारे में सोचिएगा। जरूरी नहीं कि 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग तो है ही ऑब्वियसली। एक क्वेश्चन 1 मिनट, नथिंग मोर देन दैट। और मैंने आपको बता दिया, सब बता दिया, मैंने लिख कर दे दिया। नाउ द मेगा वन, मैथमेटिक्स स्पेशली फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट्स। मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए तो सबसे बेस्ट पेपर है भाई। पहला बात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दूसरी बात नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को रियलिस्टिक टारगेट है 80 से 85 का अटेम्प्ट करना है, बाकी जबरदस्ती तुक्काबाजी नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। क्या क्या चैप्टर पर फोकस करना है नहीं बताएंगे हम। क्यों क्यों बताएं, क्यों बताएं? बता चुके आप लोग, बताइए कौन कौन सा चैप्टर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताया ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूरा अच्छी तरह से, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन पूरा अच्छी तरह से, और लॉजिकल रीजनिंग पूरा जान लगाकर। लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का है, उसमें 20 में से कम 20 आना चाहिए, 1 मार्क्स भी कटौती नहीं होना चाहिए। तो 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग सिक्योर कर लो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जबरदस्त रूप से कर लो, और सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन और एक ग्राफ वाला चैप्टर। मैथ्स पास हो तो जाओगे इसमें, इससे तो पास ही हो जाओगे, परंतु फिर भी अगर तुम कोशिश करोगे तो और चैप्टर भी होंगे, जैसे इंडिसेस हुआ, लॉग हुआ। आसान चैप्टर में बोलिए सर, कोरिलेशन, रिग्रेशन थोड़ा कुछ पार्ट एक्सपर्ट है, डिफिकल्ट है, पर कोरिलेशन आसान है, ठीक, कोई बात। अगर प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन में दिमाग ज्यादा लगता है तो मत करो, मत दिमाग लगाओ, खास करके डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कई बच्चों के लिए। अरे सिलोजिज्म तो है ही नहीं, अभी मतलब ही नहीं है, माफ करिएगा। ज्यादा क्वेश्चंस को प्लीज 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 तुक्काबाजी नहीं करना, बस इतना सही मेरे को आपको बोलना है, नथिंग वेरी वेरी स्पेशल एट ऑल। तो बस यही मैं आपको बोलूंगा कि यही कुछ कुछ पॉइंट्स को आपको एग्जामिनेशन में ध्यान रखना है, और इसके अलावा सारा चीज तो हम लोगों ने क्लास में बता दिया। सर इसका मतलब ये होगा कि मैथ्स के अंदर में बाकी चैप्टर नहीं करना है, कब बोला मैंने? ऐसा नहीं बोला मैंने बोला नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स इन चैप्टर पर जरूर फोकस करेंगे, इनका पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी कर लेंगे, और मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट को तो सभी करना है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं। नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट अभी अगर आपके पास समय नहीं है तो प्लीज कैलकुलस पर दिमाग मत लगाइए, सेट थ्योरी एक्सपर्ट पार्ट पर दिमाग मत लगाइए, सेट थ्योरी का बेसिक जरूर कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा छोड़ दीजिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक्सपर्ट पार्ट छोड़ दीजिए, एपीजीपी का एक्सपर्ट पार्ट छोड़ दीजिए, नहीं सकता मत दिमाग। रिग्रेशन का सेकंड पार्ट, बाद का पार्ट हो जिसमें न्यूमेरिकल बहुत सारे, वो तो नहीं आता है तो दिमाग पर जोर मत दीजिए, बट जो पढ़ा हुआ है उसको अच्छी तरह से पढ़िए, उसको गजब तरीके से। बस इतना ही मैं बोलूंगा, और इसके अलावा मेरे को
कुछ बोलना नहीं है। अब अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछिए, मैं उसका जवाब देता हूं। लॉ में प्रोविजन के बारे में मैंने बोला आपको कि प्रोविजन को क्या करना है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स होने चाहिए। मतलब पॉइंट का खाली नाम लिखने से नहीं चलेगा, वो सेंटेंस पूरा उसको लिखना पड़ेगा ताकि उसका मीनिंग समझ पाए एग्जामिनर। नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड इन बेलमेंट, व्हाट? नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड इन चैरिटी, अरे लिखना पड़ेगा। कंप्लीटेड गिफ्ट, लिखना पड़ेगा क्या होता है। तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से याद करने। कोई पॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, द ऑफर शुड नॉट कंटेन ए टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, तो ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस होने चाहिए। और एकदम अपनी लैंग्वेज में, लॉ में एक अपनी लैंग्वेज में लिखने में ऐसा मत कर देना सर आपने बोला था सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में, मैंने आपको बताया था टाइम खत्म पर्पस खत्म, अरे मतलब टाइम खत्म आदमी खत्म तो लिख दिया तुमने टाइम एंड्स, आदमी एंड्स मतलब पर्सन एंड्स, ये नहीं होता है। थोड़ा तो आपको लॉ चेंज, कंडीशन चेंज, लॉ चेंज, स्टूडेंट लिख देते लॉ चेंज, क्या लॉ चेंज, लिखना पड़ेगा उसको। अनफोर्सिन चेंज इन लॉ, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो एकदम बुकिश लैंग्वेज, एकदम अपनी लैंग्वेज को पूरा लिख दोगे तो कैसे चलेगा। चलिए और बोलिए आप लोग के मन में क्या क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस तो आपने सॉल्व कर दिए मैंने। अभी टाइम नहीं है इतना कि आप बहुत ज्यादा वेट करें, तो मैं ये सेशन एंड करता हूं। और अगर कोई क्वेश्चन है तो बोलिए मेरे को। ये जो पीडीएफ है इसका लिस्ट है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी अभी डाल दूंगा और साथ ही साथ आपको गूगल ड्राइव के अंदर में भी मिल जाएगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी। चल ठीक है ना, चलिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जबरदस्त रूप से पढ़ना चालू करिए, जबरदस्त रूप से पढ़ना चालू करिए। और एक चीज मैं और बता दूं, खास करके मैथ्स और इकोनॉमिक्स के दिन प्लीज बी श्योर दैट कि आप नींद पूरा लें, नींद बाकी नहीं रहना चाहिए। अब भी आप चाहे दिन रात पढ़ो, एग्जाम के 20 दिन पहले आप अपना नींद बाकी रख लो, कोई प्रॉब्लम, पर एग्जाम वाला दिन प्लीज नींद आपको जितना लेना है उससे थोड़ा हाफ आवर ज्यादा ही लीजिए। यस, अभी आप 15 दिन बाकी है एग्जाम में, आप अभी पूरा अपने आप को स्ट्रेस दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एग्जाम का दिन आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है, अपने घबराना नहीं। और अगर जरूरत पड़े तो शांत रहिए, दिमाग मेडिटेशन करिए, टेंशन मत लीजिए। जैसे आप ये बात आप पक्का मानकर रखिए, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है और इसके अंदर में ये नॉर्मली होता है कि आप याद करते हैं और भूल जाते हैं। आपको लगता है भूल गए, बट ऐसा नहीं है, इट्स नॉट दैट। आप पढ़ते हैं आपको लगता है आपको कुछ याद है, बट ऐसा नहीं है रियल लाइफ में, इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। प्लीज बी कॉन्फिडेंट इनफ, जितना आपने किया आप मानकर चलिए उतने में से आएगा। हमारे बुक में से नॉर्मली इतिहास गवाह है, हमारे बुक से हमेशा एग्जामिनेशन में वहीं से क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी वही होगा, इसमें कोई शक नहीं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, दैट्स इट, थैंक यू।